स्टार्ट करें। नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला। आज मैं अपने जयराम महतो जी के साथ हूँ और झारखंड में जो वर्तमान परिस्थिति है, आज हमारा झारखंड संघर्षों का धरती कहा जाता है और संघर्ष कर किए हुए हमारे मतलब आज झारखंड अलग हुए टोटल 21 साल हो गए। अब 21 साल में 10 JPS होते उसमें भी कितना विवाद, JSSC होते उसमें कितना विवाद। जयराम जी, आप हमको बताइएगा भैया कि जो JPSC का मेहनत करता है झारखंड लोक सेवा आयोग का, और ये जो झारखंड लोक सेवा आयोग का जो मेहनत करके जो वहाँ पर पहुँचता है, जो सरकार का जो योजना होता है धरती तक लाता है, अगर ये करप्शन संबंधित रहेगा तो हमारा झारखंड किस तरीक़ा से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये मतलब झारखंड पूरे तरीक़ा से ईमानदार हो सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर आप ईमानदार नेता चाहते हैं तो ईमानदार जनता चाहिए। ठीक उसी पर अगर आप ईमानदार अधिकारी चाहते हैं तो पहले आप एजुकेशन सिस्टम को सरल बनाना होगा। क्योंकि देखिए, अगर बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस अदा करके अगर कोई एजुकेटेड होगा, अगर MA BA PhD करने में उसके अगर लाखों खर्च होंगे, और निश्चय जब वो व्यक्ति भविष्य में कोई अधिकारी बनेगा तो सारा हिसाब वो करेगा। तो इसीलिए मैं अक्सर दलील देता हूँ कि देश में 3 चीज़ें निःशुल्क होनी चाहिए। एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा न्याय। 2 लोगों से तो हर कोई सहमत रखता है कि चलो शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क हम समर्थन करते हैं, लेकिन न्याय क्यों निःशुल्क होना चाहिए? मैं इस पर एक अपना ठेठ भाषा में उदाहरण देना चाहूँगा। अगर न्याय निःशुल्क नहीं होगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि मैंने वकालत नहीं किया है, ना मैं कभी बैरिस्टर के साथ बैठा हूँ, लेकिन मेरे निजी विचार हैं जो आज परिवेश में देख रहा हूँ। जैसे अगर मेरे सामने किसी ने मेरा बैल चोरी कर लिया, एकदम बैल को वो ले गया खोल के मेरे सामने, यह बोलते हैं कि ना बेटा तुम्हारा नहीं है, जो भी तुमको जो करना है, केस करना है, कानून करना है तुम कर लो, हमें बेल नहीं दे। वो बोला हाँ तुम्हारा ही हम चोरी करके ले जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रक्रिया है, मार पीट के तो नहीं लेंगे, हम एगो केस करेंगे, केस फाइल करेंगे, अदालत में सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई होते होते क्या होता है, जितना रुपये का बैल नहीं होता है उससे कई ज़्यादा गुना हमारा आर्थिक स्थिति यानी मेरा पैसा खर्च हो जाता है। तब फाइनली वो क्या कहता है, अरे एकर से अच्छा हाल है बैलवे चोरी कर ले, हमें कई पैसा जो खर्चा कर लिए 2 गो हो जाता। तो इसीलिए मेरे जो न्याय का मामला मेरा व्यक्तिगत है। बाकी शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। जिस दिन शिक्षा निःशुल्क होगी, निश्चय ही जो अधिकारी बनेंगे वो लोग भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, लोग पैसा दे देकर, जैसे अभी हम लोग जेई का मामला उठाए थे, जेई के आंदोलन में हमारे देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल थे। इतना आंदोलन, आखिर बच्चा अगर आंदोलन ही करते रहे तो तैयारी कब करते रहे? हम ये आपसे आप लोगों को संदेश दीजिए। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ। कभी कभी रातों को अकेला होता हूँ तो यही सोचता हूँ कि भाई आखिर ये कैसा लोकतंत्र है। यहाँ कभी बिजली के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कभी सड़क के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कभी मैंने डोभा उड़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो कभी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर एक आम व्यक्ति का जीवन का आधा जीवन अगर संघर्ष में ही बीत जाएगा, आंदोलन में ही बीत जाएगा, तो उसके मानव जीवन का क्या अर्थ होता है? उसका आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति कैसे होगा? तो इसलिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सबसे पहले नियम जो कहते हैं ना गरीबी हटाओ, वो गरीबी हटाओ नहीं, अमीरी को नियंत्रण किया जाए। अमीरी को नियंत्रण करें, गरीबी स्वतः हट जाएगी। अमीरी को नियंत्रण का मतलब है पहला बात जो काला धन है उसको नियंत्रण करना होगा। और देखिए, भले ही आपको मजाक लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि आपका अधिकतम राशि तय करना होगा कि एक व्यक्ति अपने पास अधिकतम धन कितना रख सकता है, अधिकतम ज़मीनें कितना रख सकता है, अधिकतम गाड़ियाँ कितना रखता है। भले ही आपको मजाक लगे, लेकिन वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि देश खुशहाल रहे तो आपको अधिकतम सीमा भी तय करनी होगी। आपको मैं एक क्रिकेट मैच का उदाहरण देना चाहता हूँ। उस मैच में 6 ओवर का मैच होता था, उसको सुपर 6 कहते थे, और उसमें एक बैट्समैन 31 रन ही स्कोर करता था। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 31 में आके 30 में अगर वो छक्का मारे तो क्या हो, तो वो क्या होता है, वो 6 रन उसकी टीम का चला जाता था, लेकिन वो बैट्समैन 31 के बाद ऑटोमेटिक आउट हो जाता। ठीक उसी प्रकार एक राशि तय कर दीजिए, एक व्यक्ति, आप उसके लिए जो स्पेशलिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनको बैठा के तय कीजिए एक व्यक्ति एक संपन्न देश में कितना अपने पास धनराशि रखे जो उसका जीवन खुशहाल चल सके। तो तय करना है तो गरीबी हटाओ पे तय नहीं बात कीजिए, अब अमीरी को कंट्रोल कैसे करें उस पर तय कीजिए। उदाहरण सामने है, हमारे पास झोपड़ी और बगल में 20 तल्ला मकान है, क्या आवश्यकता है? किसी के पास रहने को एक छोटा सा घर नहीं है, उसका 4 जगह फार्म हाउस है। तो इसीलिए अब अमीरी को कंट्रोल करने का समय है। तभी जो आप ये बात कह रहे हैं कि लोग आंदोलन आंदोलन आंदोलन, ये आंदोलन स्वतः समाप्त होगा और लोगों सब व्यक्ति के पास जितने रोजगार होगा, सभी व्यक्ति के पास जिन सपनों का घर होगा, निश्चय लोग आंदोलन नहीं करेंगे। अच्छा, आज झारखंड ये अलग हुए टोटल 21 साल हो गए। 21 साल में ना नियोजन नीति बन पाई, ना झारखंड के लोक सेवाओं के अच्छा से सफल हो पाए। लेकिन
अब जो आप नियोजन नीति का इसे मांग करते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि अभी आप नियोजन नीति का मांग जो करते हैं 1932, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए कि 1932 नहीं लागू हो सकता है, लेकिन अगर 1932 लागू होगा तो कितना दिन में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए? चूँकि मेरे भी मन में ये प्रश्न उठता है कि 1932 लागू करेंगे तो जिन छात्रों का एज 34 उसका 36 होगा, एज खत्म हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या किया जाए कि 1932 लागू करके ये 2 साल में कम से कम यहाँ के लोगों को कम से कम रोजगार मिल सके? श्रीलंका के तर्ज पर करना होगा। ये हम लोग धनबाद बोकारो से आंदोलन कर रहे हैं, मोटा मोटी रांची के लोग तो अब समर्थन करने लगे हैं, गिरिडीह के लोग करने लगे हैं, हजारीबाग के कुछ लोग करने लगे हैं, यानी 2000-3000 लोग आंदोलन में भाग लेने लगे हैं। झारखंड की आबादी लगभग मान के चले, अगर मूल झारखंडी कहें तो 3 करोड़ हैं, तो श्रीलंका के तर्ज पर अगर उसमें 1 करोड़ लोग भी अगर खड़े हो जाए विधानसभा के सामने तो 32 भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए राज्यवासियों के वास्तव में सोचना होगा। लेकिन चूंकि हमारा राज्य श्रीलंका के तर्ज पर नहीं सोच पा रहा है, जिस दिन वो भीड़, वो संख्या जमा हो जाएगी विधानसभा के बाहर, ऑटोमेटिकली उस दिन कानून बनेंगे। बाकी तब तक संघर्ष जारी है, लोगों को जगाने तक, अंतिम व्यक्ति को जगाने तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जोहार। धन्यवाद।